नियम लगा दिया है कि आप ना ही ऑनलाइन पढ़ेंगे और ना ही आपको डिस्टेंस की डिग्री दी जाएगी। योग एक ऐसी मतलब पढ़ाई है जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ना होगा। अभी 4-5 दिन पहले ये नियम आ गया है, आप यूजीसी के वेबसाइट से डाउनलोड कर। अब जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी इस साल की डिग्री जो है वो वैध होगी, बस इसके बाद एडमिशन नहीं लिए जाए। यदि आपको कोई बोलता है कि आप इसे कर लो तो आप बहुत बड़े भ्रम जाल में बैठने जा रहे हैं। मन के ऊपर बाकायदा बहुत सारी बातें हैं, मन को आपको समझना है। वैशेषिक उठाइए, वेदांत उठाइए, योग में उठाइए, है ना। योग तो चित्त से ही शुरू होता है। बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी है ना, जैसे चारवाक वगैरह भी इसके विषय में, क्षमा कीजिए, इसके विषय में बड़ा वर्णन करता है। जब भी आपको मौका मिले तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और हर बात के पीछे के कारण को ढूंढिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा दर्शन निद्रा को वृत्ति नहीं मानता, ये लिख लिया ना आपने। सांख्य दर्शन के अनुसार लिखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की विशेषताओं का वर्णन करें। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की विशेषताओं का वर्णन करें। क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीनों का वर्णन। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीनों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? अब इसके बाद एक और चीज पूछूंगा आप, इन तीनों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? अब मुझे ये बताइए कि ये अंतरंग योग क्या चीज है? बोलो। अष्टांग योग में बहिरंग अंतरंग योग होता है। बहिरंग अंतरंग में अपने ध्यान, धारणा और समाधि आती है। इसमें अंतरंग योग। अच्छा, और बहिरंग में यम, नियम, आसन, आवाज मुझे कट रही कि आप सभी लोगों को कट रही? कट रही। अच्छा, कट रही। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये जो प्रश्न हमने पूछा, इस प्रश्न को अंतरंग और बहिरंग से जरा कोरिलेट करके अपना मतलब अपनी दृष्टि डाली, फिर आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। देखिए क्या दिख रहा है। मतलब सर ये जो अंतरंग योग है वो आत्म जागृति के लिए होता है, विवेक ख्याति की प्राप्ति के लिए। ठीक है, बात सही है, लेकिन जो मैं पुराण की बात कह रहा हूँ, आप इसमें देखिए जो प्रश्न है और जो इसमें एक बात आपको दिखेगी कि अंतरंग योग का एक हिस्सा और बहिरंग योग का 2 हिस्सा लिया गया और तीसरे हिस्से को, समाधि को, नल एंड वॉइड माना इस पुराण में। यानी अंतरंग और बहिरंग दोनों सिद्धांतों के ऊपर एक ही बार में प्रश्न चिन्ह लगाया इस पुराण में। जब आप ये पूरा पुराण पढ़ेंगे बड़ा आपको आनंद आएगा, तब इसका पहले उत्तर ढूंढिए, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपके साथ में। तो एक्चुअली समाधि सेकेंडरी, प्रायोरिटी क्या है? आपके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, है ना। आप जब अनुभूति के विषयों को कंट्रोल करेंगे, अनुभूति के विषयों से इनकाउंटर करेंगे, जब उनके थॉट को कंट्रोल करेंगे, उसके टच को कंट्रोल करेंगे, तो फिर जाके आप धारणा यानी मेंटालिटी की तरफ बढ़ पाइएगा। मेंटालिटी एक बार क्लियर हो गई तो ध्यान इज अ जीरो प्रोसेस। अगर मेरे शब्दों में कोई पूछे कि व्हाट इज ध्यान, मेडिटेशन, अ कंडीशन व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, दैट इज कॉल्ड ध्यान। ध्यान दैट मींस अ पर्टिकुलर कंडीशन जहां पे आप शून्य होते हैं
और उसके बाद कहाँ जाके निकलते हैं दैट यू कैन नॉट डिस्क्राइब। वो पता नहीं क्या होता है, दैट इज एन एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन, आप उसे नहीं जान सकते बस। तो जो चीज जान ही नहीं सकते उसको बता क्या सकते हैं, और जिसको बता रहे हैं वो ध्यान ही नहीं है, वो तो धारणा है। आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए, तमाम चीजों के बारे में सोचिए, है ना, भावना कीजिए गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ठंडी हवाएं, या भावना कीजिए स्तुतिमान सविता सूर्य, उसकी उनकी किरणें आपके ऊपर आ रही हैं। ये तमाम बातें जो है दैट इज कॉल्ड धारणा। आपको बताया जा रहा है कि ये करो। जब ये करते करते आप एकाएक शून्य हो जाएंगे तो एक निद्रा जैसी अवस्था आती है आपको, बैठे बैठे हो सकता है कि आप उसमें विचार शून्य हो जाएगा। तो ये पुराण इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। आगे लिखिए। चार्वाक दर्शन ने पंच तत्वों में किसी तत्व ही नहीं माना है। चार्वाक दर्शन ने पंच तत्वों में किसे तत्व ही नहीं माना है। आगे लिखिए। किस दर्शन के अनुसार चेतना शाश्वत है और पुरुष अखंड है। चेतना शाश्वत है और पुरुष अखंड है। आगे बताइए। योग साधना के अंगों का अभ्यास, योग साधना के अंगों के अभ्यास का वर्णन, योग साधना के अंगों के अभ्यास का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। योग साधना के अंगों के अभ्यास का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। आगे लिखिए। आचार्य रामानुज के अनुसार चेतना क्या है। चेतना क्या है। आगे लिखिए। यजुर्वेद में जू शब्द का क्या अर्थ है। जू शब्द का क्या अर्थ। जू शब्द का क्या अर्थ। आगे लिखिए। कौन सा दर्शन चेतना को ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, चेतना को ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों रूपों में दर्शाता है। इन तीनों रूपों में दर्शाता है। अगला लिखिए। चार्वाक इस प्रकार के वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं।
किस दर्शन के अनुसार, अगला है, किस दर्शन के अनुसार चेतना का मूल आत्मा है? चार्वाक दर्शन के संस्थापक कौन थे? अगला, चार्वाक दर्शन के संस्थापक कौन थे? आगे लिखिए। सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि क्या है? यस, बुद्धि है। सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि क्या है? आगे लिखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार क्या है? अहंकार कैसा है? मतलब रजोगुण युक्त है, तमोगुण है, कैसा? आगे लिखिए, सांख्य दर्शन ने मनुष्य में कर्म इंद्रियों की संख्या कितनी बतलाई है? कर्म इंद्रियों की संख्या कितनी बतलाई है? आगे लिखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी है? कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? आगे फिर लिखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की विशेषता है। प्रकृति की विशेषता है मतलब कैसी विशेषता है? स्वतंत्र है, अनंत है, बाध्य है, आलिंगित है। सर एक बार रिपीट कर। योग के आदिवक्ता के तौर पे कौन जाने जाते हैं? किस दर्शन के अनुसार मनुष्य के दुखों का कारण अज्ञानता के कारण किया गया गलत कार्य है? अज्ञानता के कारण किया गया गलत कार्य है। अज्ञानता के कारण किया गया गलत। आगे लिखिए, तुर्यागा क्या है? तुर्यागा क्या है? आगे लिखिए, गीता के अनुसार विकर्म क्या है? गीता के अनुसार विकर्म क्या है?
तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि नहीं? आगे लिखिए। जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण वृत्ति के कितने भेद हैं? प्रमाण वृत्ति के कितने हैं? बताइए विनल जी। सर ये जैन दर्शन के बारे में और जानना हो तो कैसे जाने? मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने लिखा है तो वो मिल ही नहीं रहे कहीं से भी, इसीलिए तो लिखवाया मैंने। जैन दर्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। पूरा गुजरात जैन दर्शन से ही भरा पड़ा है। बोले जैन दर्शन में कोई कैसी गुजराती है? पूरा जैन दर्शन अगर देखा जाए तो 90% गुजरात में ही है। अच्छा ठीक है, चलिए जैन दर्शन के लिए मैं कुछ व्यवस्था कराता हूँ। एक दिन एक किसी प्रोफेसर को पकड़ के लाता हूँ जो जैन दर्शन के विद्वान हो, ठीक है? उनको चढ़ा के लाऊंगा कि चलिए बच्चे हैं, लेक्चर ले लीजिए और उनसे शुरू से सवाल दागने शुरू करना, ठीक है? जैसे ही कुछ बोले सर एक सवाल है ना, बस यहीं से शुरू हो जाएगा। मैं पहले किसी को ऐसे पकड़ता हूँ ना, पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर चलिए बहुत सारे बच्चे हैं, इंतजार करेंगे। देखता हूँ कौन आता है। बहुत सारे हैं जैन के, बड़े बड़े विद्वान है। सिंगापुर पूरा भरा पड़ा है इसी जैन मतावलंबियों से। और जैन धर्म का एक टीटीसी चलता है 200 घंटे वाला, जैन धर्म में योग। सिंगापुर में बहुत मांग है उसकी। और जैसे ही आप बस एक बार उनके ग्रुपों में मैं कभी लिख दिया जय जिनेंद्र, उसके बाद देखिए लाइन से 200 जय जिनेंद्र आता है एक ही बार में। बस सुबह लिख के आप गायब हो जाइए, बस लिखिए हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र, खुश होते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कितनी पवित्रता है मतलब भक्ति में और सामर्थ्य में। आप देखिए कितना शानदार लगता है ना? अच्छा है। जैनी लोग बड़े, और दुबई में जितने भी बड़े वीआईपी लोग हैं सब जैनिज्म वाले हैं, जैन योग वाले हैं। आगे लिखिए, क्या लिखिए? हाँ, द्वैतवाद के समर्थक विद्वान का नाम बताएं। द्वैतवाद के समर्थक विद्वान का नाम बताइए। गीता में किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? गीता में किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? कितना बेहतरीन प्रश्न बनाया किसी ने। गीता पूरा कर्म पे ही है, एक कोई ऐसा भी कर्म है जो गीता में ही नहीं है? कर्म कर्म विकर्म सुकर्म कृष्ण कर्म, दुनिया भर के तो कर्म। आगे लिखिए, ब्रह्म कौमा देव कौमा पितर या पितृ इत्यादि यज्ञों का वर्णन किस दर्शन में है? किस दर्शन में है? त्रियाद समूह के वेदों का नाम बताइए। त्रियाद समूह के वेदों का नाम बताइए। बस सर रिपीट कर दीजिएगा। त्रियाद समूह के वेदों का नाम बताएं। अब कल से हम लोग, मतलब कल कितना प्रश्न हो गया? 36। ठीक है, 36 ही रहने दीजिए आज के लिए। कल से यूनिट 2 के प्रश्न लिखवाना शुरू करूंगा, हठ योग और पतंजलि योग सूत्र, ठीक है? और जितने प्रश्न मैंने लिखवाया है लाइन लगा के आप लोग आज और कल में मुझे सबका उत्तर कॉपी पे लिख के भेजेंगे, क्योंकि मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। उधर छापे जाओ, उत्तर किसी का नहीं पता। जिसका नहीं पता कम से कम उसका उत्तर तो ढूंढो, है कि नहीं? कितने प्रश्न हो गए होंगे अभी तक रुचि शुक्ला? 200 तो हो गए होंगे। हाँ सर, इतना हो गया है। हाँ, तो 200 सवालों के उत्तर आप दीजिए और फिर आगे 200 सवाल लीजिए। सर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते, अगर आप ग्रुप ओपन कर दीजिए तो सब हम लोग उसमें सर डिस्कस कर लिया करें डेली का क्वेश्चन। तो बस जैसे ही एक काम करता हूँ, मैं 2-3 लोगों को एडमिन भी बना देता हूँ,
जैसे ही कोई फालतू मैसेज भेजे, कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट या कोई भी ग्रुप लिंक ये वो, उसको तुरंत उसका मैसेज डिलीट करना और उसको उड़ा देना, उसको रिमूव कर देना, ठीक है। मैं इसीलिए बंद रखता हूँ ग्रुप की, ताकि बिना मतलब के मैसेजेस जाते ना आए। ऐड अदर सेंड मैसेजेस, चलिए डन हो गया। पहले किसको किसको एडमिन बना दूं मैं? और बोलो, खुद से भी बोला करो कभी कभी कि हाँ सर मैं बना, बोलो जल्दी। हेमराज। हेमराज को बना देता हूँ मैं। हेमराज पिक्चर जी, ठीक है। और कोई 2-3 लोग और बन जाओ। रणबीर। रणबीर, रणदीप ठाकुर, सर अश्विनी। हाँ जी। एक और किसी को बना दो। किसको? अल्विनी? अश्विनी। अश्विनी को बनाता हूँ। हाँ, ये रेगुलर अश्विनी सबले। चलिए, अब आगे बाकी की जिम्मेदारी आप संभालिएगा। ग्रुप ओपन हो चुका है, आप इसमें संदेश लिखिए, भेजिए और इसकी क्वालिटी मेंटेन रखिएगा, ताकि अननेसेसरी लोग जो है, वैसे तो इसमें 150-60 लोग हैं, लेकिन आते 20 ही हैं, 20-25 आते हैं क्लास। जिस दिन मैं मैसेज डाल दूंगा बहुत जरूरी है कक्षा, उस दिन 30 से 40 हो जाते हैं सुनने, तो बाकी सब ऐसे ही। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आपके अंतिम टॉपिक यूनिट 5-6 के ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म से। हेडिंग डाल लीजिए ऊर्जा, एनर्जी, बॉडी एनर्जी। हेडिंग है आपकी ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जो समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु परंतु विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। मेरे पास एक डायरी है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मतलब एक स्टेटमेंट बताता हूँ, जिसमें मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं। कुछ शब्द, जिन शब्दों को अगर मेरे को दे दिया जाए कि इन शब्दों पे आप बोलना शुरू कीजिए, तो मैं लगातार 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। उसमें से एक शब्द ये ऊर्जा भी है। ऊर्जा एक ऐसा शब्द है जो आपको कई सारे सिद्धांतों से रूबरू करा देगा, कई सारे सिद्धांतों से। जैसे प्राण ऊर्जा हो गई, जैसे ऊर्जा के तमाम तरीके के रूप हो गए, तमाम तरीके से ऊर्जा का परिवर्तन हो गया, और शरीर की ऊर्जा हो गई, है ना, और बायोकाइनेटिक्स एनर्जी हो गई, काइनेटिक्स, केमिकल, स्टैटिक, बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जिसका वर्णन हम सभी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, आगे लिखिए। अपनी हेडिंग डाल लीजिए बायो एनर्जी, या क्या बोलते हैं इसको, जैविक ऊर्जा, जैविक। देखिए, ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा शरीर को चलाने के लिए केमिकल वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, शरीर में एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, एवं कोशिकाओं के निर्वहन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कोशिकाओं के निर्वहन के लिए, कोशिकाओं के निर्वहन के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
सामान्य तौर पे 1250 केजे 1250 केजे कैलोरी जूल ऊर्जा की खपत मनुष्य एक दिन में करता है। जिसमें 80 वाट अस्सी वाट का बीएमआर रेट होता है। 80 वाट बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये फुल फॉर्म जरूरी है, याद रखिएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट यूज होता है आगे लिखिए सूर्य का प्रकाश शरीर की रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करता है रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करता है। सूर्य का प्रकाश रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करता है। व्यापक मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति शरीर के ऊर्जा स्तर को सुचारू रूप से चलाती है। सामान्य रूप से एक मनुष्य को 1500 से 2000 कैलोरी सामान्य तौर से मनुष्य को 1500 से 2000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन ऊर्जा खपत निम्न 3 चीजों पे या निम्न 3 विषयों पे निर्भर करती है। पहला है आरएमआर, दूसरा है टेफ और तीसरा है टीईए, दूसरा है टीईएफ और टीईए। अब आरएमआर का होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोए सोए थक जाते हैं। कल मैं बैठे बैठे थक गया, चल के नहीं थकता हूँ। 8 घंटे मेरी फ्लाइट लेट थी और मैं बैठे बैठे एयरपोर्ट में पागल हो गया, बिल्कुल कोई काम नहीं, ना तो नेट चल रहा था और ना ही मैं चल पा रहा था। तो ये क्या था, RMR मेरा जो था वो मेरे को प्रताड़ित कर रहा था, ठीक है ना। अगर मेरे को उसके एक दिन पहले मैं दुबई तकरीबन 45 किलोमीटर पैदल चला था, उसमें मेरे को कोई थकान नहीं, लेकिन वो जो 8 घंटे में बैठा हूँ अभी तक मुझे लग रहा है मैं थका हुआ हूँ। मैं क्यों बैठ गया, क्योंकि लैपटॉप था बंद, चार्जर मैं भूल गया था इंडिया में ही। और मतलब इस तरीके से तो आदमी थकता है, बैठे बैठे सोए सोए थक जाता है। आप कभी सो के ट्राई कीजिएगा, मैंने खुद भी प्रयोग किया है। सन 2014-15 में एक मैंने प्रयोग किया था कि देखते कितना नींद आ सकती है, कितनी नींद ले सकता हूँ। और कंटिन्यू सो के जब भी उठता मैं 6 घंटे 8 घंटे बाद, सुबह से मान लीजिए रात भर सोया, अगले दिन 8 बजा 9 बजा 10 बजा फिर उठ के गया, ब्रश वगैरह किया, थोड़ा सा कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता किया, फिर थक गया, फिर आके सो गया। अब सो रहा हूँ कंटिन्यू 4 दिन सो के भी ऐसा लग रहा था, जब भी आंख खुले तो लगता कि जैसे आंखों में नींद है। ये खासियत होती है। तो जब मैं ये बात समझ गया उसके बाद से मैं कभी 4 घंटे नहीं सोया, जब से मेरे को ये बात पता चल गई कि नींद से बड़ा धोखा इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो RMR होता है, RER है, ये सारी चीजें TEF है, इन सब के विषय में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। RMR आगे लिखिए। TEF का होता है थर्मिक इफेक्ट फीडिंग। थर्मिक इफेक्ट फीडिंग माने कितनी, आप जब भी कभी ठंड में काम करके देखिएगा, आप देखेंगे ठंड में आप थोड़ा बहुत काम कर ले रहे हैं या बहुत ठंड होती है तो आपकी उंगलियां तक नहीं मुड़ पाती हैं, आपके शरीर में इतनी जान नहीं होती कि आप अपनी उंगलियों को मोड़ ले, इवन एक गिलास को पकड़ के उठा ले, ठीक है। या कभी सो के सुबह सुबह उठ के देखिए, हम लोग जब मैं कराटे किया करता था सन 2011 वगैरह की बात है, तो एक ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया था हमें मनाली से और ऊपर। तो वहाँ का टास्क क्या था कि रात को हमें सुलाया गया और सुबह उठ के हमें कुछ वहाँ पे काता होता है, काता यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कराटे की, मूव्स होती हैं, तो उन मूव्स को हमें करना था। और एक काता होता है, काता एरमरेट बोलते हैं उसे, वो एक कठिन काता माना जाता है सामान्य तौर पर। तो जब रात को सुला दिया गया, अगले दिन एक तो रात को ऐसा था कि ठंड जानबूझ के रखा गया, बर्फबारी हो रही थी, और अगले दिन जब सुबह शरीर मुंह इंस्टेंट उठना था, जैसे ही आंखें खुलती सबको तुरंत ग्राउंड में जाके और वो काता परफॉर्म करना था, और टीचर खड़े थे। आप यकीन मानिए हाथ का उठना, सीधे जाना, वापस आना, ये सब नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। यानी आपकी शरीर कितनी ऊर्जावान है, आप ये समझिए कि उसको एक एक्टिविटी करने के लिए, बेसल एक्टिविटी करने के लिए थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। जैसे योग करते हैं हम, तो योग में वार्म अप क्यों कराया जाता है, वो टेफ का सिद्धांत जो है वो, यानी कि जो आपकी थर्मल एफिशिएंसी है वो एक बार अपग्रेड हो, थोड़ी बॉडी गर्म हो, जिसको बोलते हैं ना थोड़ी शरीर गर्म हो, हीट चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए कि क्यों वार्म अप किया जाता है, तो आप इस विषय में जरूर बताइए कि ऊर्जा का ये सिद्धांत है, मेटाबॉलिक रेट है हमारा, जब तक ये अपग्रेड हो, जब तक गर्मी नहीं लगेगी। और बहुत ज्यादा हीट जब होती है, बहुत गर्मी होती है, तो भी आप देखिए आपकी शरीर बहुत जल्दी जल्दी थकेगी। अभी आप बहुत धूप में काम करके देखिएगा, बहुत ज्यादा चिलचिली धूप हो रही है तो आप बहुत जल्दी थक जाया करेंगे, क्योंकि शरीर एक नियत टेम्परेचर को डिफाइन करती है। इसलिए एसी में कभी योग कक्षा नहीं होती है और कभी भी योग कक्षा बहुत धूप में नहीं होती है, हमेशा प्राकृतिक वातावरण में योग की कक्षाएं की जाती है। उसका ये कारण है। आगे है तीसरा है TEA, थर्मिक इफेक्ट एक्टिविटी, यानी कि ऊर्जा के आधार पे जो गर्मी या ठंड है, जो थर्मल पावर है, उसके आधार पे आपकी शरीर का कार्य करना। अब आगे लिखिए, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट यानी घटक हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है बताइए? सबसे महत्वपूर्ण घटक है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है प्रोटीन, और तीसरे स्तर पे आता है फैट।
ठीक है। इन तीनों को ऊर्जा का घटक माना जाता है। इन सब के विषय मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। बस इतनी चीजें थी ऊर्जा के बारे में जो आपको जानना था। इससे बहुत डीप में कोई सवाल आने की संभावना ना कभी रही है ना कभी रहेगी। आगे हेडिंग डाल लीजिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म लिखे। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय या चयापचय, हिंदी में इसको उपापचय बोलते हैं या चयापचय बोला जाता है। जो डाइजेशन और तमाम प्रोसेसिंग हो रही है उसको। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस की या रासायनिक परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है जो लगातार शरीर में घटित हो रही है। रासायनिक परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है, रासायनिक परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है जो लगातार घटित हो रही है, लगातार घटित हो रही है। एवं इसी के आधार पर शरीर चलायमान है, शरीर चलायमान है। शरीर चलायमान है। तो मूल तौर पे यह दो प्रकार का होता है। मूल तौर पे यह दो प्रकार का होता है। पहला है कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, और दूसरा है एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म और दूसरा है एनाबोलिज्म, अपचय उपचय। एनाबोलिज्म हेडिंग दोनों को बीच में से बांट दीजिए, दो हिस्से बंटवारा कर दीजिए। एक में लिख दीजिए एनाबोलिज्म, एक में कैटाबोलिज्म। एक में लिखिए एनाबोलिज्म, दूसरे में लिखिए कैटाबोलिज्म। आगे लिखिए एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी ऊर्जा को सोखता है। एनाबोलिज्म जब होती है तो ऊर्जा को यूज करता है। इसके विपरीत में कैटाबोलिज्म है तो आपको बखूबी पता है कैटाबोलिज्म क्या करेगा। कैटाबोलिज्म ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। एनाबोलिज्म कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भाग लेता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भाग लेता है, और कैटाबोलिज्म डिग्रेड करता है, डिग्रेडेशन में कार्य करता है, डिग्रेडेशन में कार्य करता है। उसके बाद लिखिए एनाबोलिज्म रिडक्टिव प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है, और कैटाबोलिज्म ऑक्सीडाइजेशन है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निभाता है, ऑक्सीडाइजेशन है। अब एनाबोलिज्म का उदाहरण लिखिए ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, उसको बनाना, जन्म देना, इस तरीके। लाइपोजेनेसिस और ग्लाइकोजन जेनेसिस। और इसका लिखिए रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डाइजेशन, इत्यादि।
अब आगे लिखिए। अब एक बड़ी शानदार मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत अद्भुत बात। आपको पता है आप किस प्रकार का योग कराते हैं? एनाबोलिज्म का योग कराते हैं कि कैटाबोलिज्म का योग कराते हैं? क्यों भाई सोना, जो जिनकी क्लास लेने जा रही हैं आप, वो एनाबोलिज्म की क्लाइंट है कि कैटाबोलिज्म की? बोलो ये क्या सिद्धांत आ गया, ये तो मैं सोचा ही नहीं। ये भी कुछ होता है क्या? एक ग्लाइकोजेनेसिस है, एक ग्लाइकोलिसिस है। एक में ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है, एक में उपापचय हो रहा है। कैसे पता चलेगा? क्या योगा टीचर हो अमृता जी? देखो अच्छा लगता है जब कैमरा खोल के बैठे रहते हैं आप लोग ना, तो लगता है कि किसी को पढ़ा रहे हैं। ऐसे पता लगा बंद होके सबका नाम दिखता है। सर जब हम ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम ब्रीथिंग पे कंट्रोल करते हैं, तब हमारी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। एंड जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, लाइक कंटिन्यू आसन वगैरह, देन होल्डिंग वगैरह करते हैं, उसमें हमारी एनर्जी थोड़ी वेस्ट होती है। तो कभी ऐसा आसन आप करा सकते हैं जो कैटाबोलिज्म में यूज हो, या कभी ऐसा आसन आप करा सकते हैं जो एनाबोलिज्म में यूज हो? आसनों का ऐसा खेल आता है आपको? ऐसी तर्क आपके तर्कश में ऐसे तीर है, जब आप चाहे उसी ताड़ासन से किसी को थका दीजिए और उसी ताड़ासन से किसी को आनंदित कर दीजिए। वैशाली जी? यस सर, हम जिसको वेरिकोज वेन का जो प्रॉब्लम रहता है, उसमें हम ताड़ासन में ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रेच करते हैं उनको, मीन्स अपर बॉडी को स्ट्रेच ज्यादा करते हैं पैर पे खड़े रहते हुए, तो उनको रिलैक्स फील होता है। एंड तब उनको रिलैक्स फील होता है। जब हमें उनको थकाना होता है तब वो नॉर्मल वैसे कर सकते हैं, मीन्स दो इफेक्ट नॉर्मल लोगों के लिए वैसे, बट जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ, किसी मोटे व्यक्ति को योगा कराया तो कैटाबोलिज्म का उदाहरण है कि एनाबोलिज्म का? अरे बोलो। एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म वाले कौन कौन लोग हैं? एनाबोलिज्म में फैटी एसिड्स जितने भी होते हैं वो टूट के ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। इसलिए मोटापे के व्यक्ति को एनाबोलिज्म वाली एक्सरसाइज कराई जाती है। एट द सेम टाइम जो बहुत मोटा व्यक्ति है, जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे कैटाबोलिज्म के माध्यम से 70% कैटाबोलिक एक्सरसाइजेस, 30% एनाबोलिक एक्सरसाइज। समझे? मैंने जहर की घुट्टी देनी है लेकिन धीरे धीरे, ताकि वो मरे लेकिन आराम से। ऐसा ना हो कि एक ही बार में हार्ट अटैक और चलता बने। ठीक है? तो ये सब योगा टीचर को मतलब बुद्धिमान बनाता है ना? मुझे तो लगता है कई सारे लोगों को चेहरे उनके देख के ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार ये सब सुन ही रहे हैं। ऐसा भी होता है क्या? एनाबोलिक कैटाबोलिक एक्सरसाइजेस भी होती है? यही है मेटाबॉलिज्म जो है, एक ऐसा शब्द है जिसको आप किसी भी आसन पे फेंक के मारोगे तो सेट बैठेगा। इस आसन का क्या प्रभाव है ना? जैसे मान लीजिए मैं पूछूं आपसे डिम्ब आसन का प्रभाव बताइए, तो जो उसका मूल प्रभाव है वो तो है ही है, जो अंग मुड़ रहा होगा उधर तो काम करेगा। लेकिन एक प्रभाव ये भी है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में हो, कभी आपसे कोई पूछ दे कि इसका बताओ इसका क्या लाभ है, सूर्य वेदी प्राणायाम का लाभ क्या, तो ये मत सोचने लग जाओ, तुरंत पहला उत्तर दीजिए मेटाबॉलिज्म। ये सर्वस्व सत्य है, यानी कि हर जगह 100% ये सेट होगा। ऐसा कोई आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा कुछ नहीं है ऐसी जिसके कारण से यह प्रोसेसिंग जो है वो मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पे कार्य करता है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेटाबॉलिज्म। छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो लिख लीजिए ना, तो 2-3 बातें और लिख लीजिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, वही बात है, स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज। स्टार्च, शुगर, सेल्यूलोज। स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज। आगे देखिए प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, और ये जो नाम मैं लिखवाऊंगा इन सारे नामों का गुणधर्म लिख के लाइएगा कल, कि किसका क्या काम है, कौन सा प्रोटीन किधर मिलता है। लिखिए प्रोटीन, प्रोटीन के
प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, है ना। तो सबसे पहले लिखिए लाइसीन, लाइसीन। अगला है ल्यूसीन, लाइसीन का LYSIN, ल्यूसीन का LEUCIN, ल्यूसीन। तीसरा है थेरोनिन, THERONIN, थेरोनिन। चौथा है फिनाइलैलिन, PHENY, LALAINE। उसके बाद है वैलिन, VALINE। और एक है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ISOLEUCIN। ठीक है। अब इसके बाद ये यूनिट आपकी जय हिंद जय भारत। कल से रोगों का अनुक्रम शुरू होगा, यानी डिसऑर्डर्स, डिजीजेस, इसमें क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। और ये कक्षाएं अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेट निकले या ना निकले, ये जीवन इससे निकलेगा आपका, माने कभी पैसे की कमी नहीं होगी अगर आप, यानी योगा थेरेपी जिसको बोला जाता है सामान्य तौर पे, सर्टिफिकेट कोर्स जिसको पढ़ाते हैं लोग, योगा थेरेपी का कोर्स कराते हैं, योगा के बारे में, मतलब थेरेपी के बारे में पता ही नहीं, तो वो वाली थेरेपी का कोर्स है। बहुत सारों को अच्छा भी पता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे थेरेपिस्ट बड़े शानदार है। एक मेरठ सुभारती यूनिवर्सिटी में एक महिला है, इतना बेहतरीन योगा थेरेपी जानते हैं, लेकिन उनको जुम्बा में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आता है। मतलब लोग जो जानते हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आप देखेंगे उनकी प्रोफाइल वगैरह, तो पूरा जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनकर उसमें मजा आता है, लेकिन योगा थेरेपी मतलब क्या बेहतरीन जानते हैं। मतलब मैं खुद भी बड़ा फैन हूँ ऐसे लोगों का। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन थेरेपी जानते हैं, मुझे इसका शेफ है, उनकी भी थेरेपी बहुत शानदार है। कुछ लोग हैं भारत में ऐसे लोग, और एस व्यासा के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थेरेपिस्ट ही होते हैं, ठीक है ना। तो थेरेपिस्ट में और द रेपिस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आप अंग्रेजी उठा के लिखिएगा, थेरेपिस्ट की स्पेलिंग लिखिएगा, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। थेरेपिस्ट और द रेपिस्ट एक ही बात। तो ऐसा ना हो कि आप थेरेपिस्ट से थेरेपिस्ट बन जाए, यानी कि किसी के शरीर को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के खराब मत कर देना। थेरेपिस्ट जो होता है वो ऐसा कर देता है, थेरेपी के चक्कर में पूरी शरीर खराब कर देता है, ठीक है ना। और ऐसे में मतलब आप स्पेलिंग लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेरी लाइंस नहीं है, किसी विद्वान की ये लाइंस है कि इधर यू मस्ट बी थेरेपिस्ट और यू आर गोइंग टू बी द रेपिस्ट। ओके, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि थेरेपी सीखें। और हम लोग थेरेपी के विषय में शुरू करेंगे। आपकी यूनिट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ। योगा एंड हेल्थ है आपकी यूनिट का नाम, 7वीं यूनिट है। हेल्थ की परिभाषा, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण, पंचमहाभूत, पंच प्राण, एक मिनट का है ये सब। रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन हेल्थ केयर, योगा एज वे ऑफ लाइफ, बहुत बढ़िया लाइफ है ये। दुख, मागध, पोटेंशियल कॉजेज ऑफ हेल्थ, तपश्चर्या, क्लेश, फिजिकल, अरे बस कल यूनिट 8 खत्म, ठीक है। इन्हें यूनिट 7 योगा एंड हेल्थ, चलिए कल यूनिट 7 को खत्म कर दे रहे हैं अपने को, ठीक है, क्योंकि एक लाइन का है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप देख के आइएगा, आप भी थोड़ा यूनिट 7 को देखिएगा, कल मैं यूनिट 7 निपटा देता हूँ, ठीक। ओके चलिए। सर आप डाइट की PDF भेजने वाले थे बुक? अच्छा PDF भेजा हुआ था क्या मैं? ठीक है भेज दूंगा। अब मैं देखूंगा कहाँ है, पहले एक बार ना मेरे को उसमें नहीं है क्या, टेलीग्राम पे नहीं है? टेलीग्राम पे एक बार देखो, उसमें 400 किताबें भेज दी, 400-500 किताबें, उसमें तो पूरी दुनिया भरी पड़ी होगी। 400 किताबें योगा की बहुत होती है, एक बार ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा, नहीं मिलेगा तो बताना मुझे। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। आज की कक्षा का यही समापन। जिन लोगों को मैंने एडमिन बना दिया उनसे अनुरोध है